जय भारत मित्रों। हमने कल के लेक्चर में स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्वर्जेंस के कितना पढ़ा था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशन वो हमें देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन का जो कामकाज है लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि कौन कौन से स्टैंडर्ड है वो हमने देखे कि आंसी है, ISO है, JIS है, BIS है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंट्री है दुनिया की वो अपना स्टैंडर्ड है जो वो बनाए रखता है। पहले देखा अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसका जो पार्ट है अमेरिकन स्टैंडर्ड Y14.1 जो है वो ड्राइंग शीट की साइज और उसके फॉर्मेट के बारे में है। उसका सेकंड पार्ट है वो लाइन और लेटरिंग के बारे में है। जैसे कि उसमें पांचवा पार्ट है वो डायमेंशन के बारे में है। और वैसे ही उसका थर्ड पार्ट है वो मल्टी व्यू और सेक्शनल व्यू के बारे में है। वैसे ही इंडियन स्टैंडर्ड पे इंडियन ISO और BSI, हाँ एक बात ध्यान से सुन लो, ISO और BSI का फुल फॉर्म क्या है वो आप याद रख लेना, क्योंकि ISO तो उसका विकल्प में उसका ऑप्शन में आपको इंडियन स्टैंडर्ड भी मिलेगा। तो ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो BIS है वो हमारा इंडिया का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जापानीज का है JIPS, जापानीज स्टैंडर्ड्स। अब आपको MCQ में अगर पूछे कि ISO स्टैंड फॉर, ISO का फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी ऑप्शन में मिलेगा, तो वो आपको टिक करना नहीं है। या फिर आपको ऐसा भी पूछे, ऐसा भी क्वेश्चन आए कि नीचे बताए हुए में से कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर, तो वहाँ पे विकल्प में ISI हो, ISO हो, BSI हो, ANSI हो, तो वहाँ पे भी आपको खास याद रखना है कि BIS जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड है। उसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं कि ISO। देखने में ISO लगता है क्योंकि इंडिया का नाम I से चालू होता है और सभी जगह ऐसा ही होता है कि ISO, IRB, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि क्या है, BIS है इंडियन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैंने आपको बताया कि एक जैसा हर कोई एक जैसा एक फॉर्मेट बनाया रहे, एक स्ट्रक्चर बना रहे, उस हिसाब से हमको स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी है। अभी मैंने आपको बताया पहले कि मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से कोई ड्राइंग करता हूँ, आप हो, आप अपने हिसाब से ड्राइंग करते हो। मान लो कि ऐसा कोई ड्राइंग आ जाता है, ये हमारी ड्राइंग शीट है, तो मान लो कि इसमें मुझे एक क्या बनाना है, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। तो मैंने एक ऐसा स्क्वायर बनाया पूरी शीट में, मान लो, और मैंने इसे लिखा स्क्वायर। तो मैं ये स्क्वायर कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, मिक्स में भी लिख सकता हूँ, अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल में भी लिख सकता हूँ, अलग अलग, और स्क्वायर भी अलग अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। और आपको मैंने बोला तो आपने ऐसा स्क्वायर बनाया, और यहाँ पे सब स्मॉल में लिखा, मैंने फिगर के नीचे लिखा था, आपने फिगर के साइड में लिखा। अब इसका डायमेंशन क्या है वो लिखना है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 4 है, ये 3 है, मैंने ऐसे डायमेंशन दिए। आप हो तो आप ऐसे देते हो ऊपर की ओर से, ये 4 है, ये 3 आप यहाँ पे देते हो। तो क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई संस्था, हर कोई इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग ड्राइंग होता है। स्क्वायर दिया, डायमेंशन भी मैंने सही लिखा है, आपने भी अलग सही लिखा है, आपने नाम भी सही लिखा है, लेकिन क्या हुआ, उसका फॉर्मेट अलग अलग है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने कोई ऐसे ड्राइंग बनाई है, मान लीजिए कि मैंने ये स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं ऐसे 90 डिग्री दिखा सकता हूँ।
मैं ऐसा भी कोना बना सकता हूँ। मैं 90 डिग्री को डिनोट करने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 90 डिग्री, या फिर मैं कोई ऐसा सिंबल यूज़ करके 90 लगता हूँ, या मैं कोई हैशटैग लग के 90 लगता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा जो ये सिंबल है मैं ऐसा 90 लगता हूँ। आप मान लो कि हैशटैग के साथ 90 लिखते हो। अगर आपका ड्राइंग है और हैशटैग 19 लिख के आया तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि ये जो हैशटैग है वो क्या दिखा रहा है। आपके ओर से वो क्या है, एंगल बता रहा है, पर मेरा एंगल तो ऐसा, ये जो फाई के निशान है वो मेरा एंगल है। तो उसमें भी दुविधा आ सकती है कि आपका 90 अलग दिख रहा है, आपका सिंबल अलग है, मेरा भी सिंबल अलग है, हम दोनों का ही मैच नहीं हो रहा, तो हम बाहर के व्यक्ति को क्या समझाएंगे। सच्चे तो हम दोनों ही है भाई। मैंने अपने ओर से 90 ऐसा लिखा है, आपने अपने ओर से ऐसा लिखा है। तो ये सब दुविधा मिटाने के लिए कोई अच्छा आदमी था, उसने बोला भाई ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो तो हमको चलेगा नहीं, जमेगा नहीं, तो क्या करेंगे। तो फिर उसने सोचा थोड़ा और वो बोला कि हम सब लोग के लिए एक ही फॉर्मेट डिसाइड कर लेते हैं, सभी लोगों को एक ही फॉर्मेट में लिखना है, जो भी लिखना होगा वो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। अब अमेरिका का बुद्धिमान आदमी ने अमेरिका स्टैंडर्ड बनाया, इंडिया वाला ने इंडिया का बनाया, जापानीज वाला ने जापानीज का बनाया। चलो देश के अंदर चलता है, मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन है, हम दोनों में मान लो कि इंडिया में ऐसा अब लिखना है, कोई डायमेंशन लिखना हो तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ये जो मेरी लाइन है 4 फुट की है, ये जो लाइन है वो भी मेरी 4 फीट की है। तो मैं भी ऐसा लिखता होगा, मैं भी ऐसा ही लिखता हूँ, आप भी ऐसे ही लिखते हो, यानी कि पूरी इंडिया में सब एक फॉर्मेट आ गया, सब ऐसे लिखते हैं। तो मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आप समझ जाओगे भाई 90 डिग्री का कोई एक एंगल है, स्क्वायर बना हुआ है और 4x4 की बात हो रही है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था, फिर से अभी बोल देता हूँ, हमें कोई डायमेंशन दिया गया है 150x30 और दूसरा डायमेंशन दिया गया है 120x40 और कोई तीसरा डायमेंशन दिया गया है हमको 120x30x20। ये हमको डायमेंशन दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं। 150 है जो मेरा, अब इसे मुझे ड्रॉ करना है। ये डायमेंशन आप एक बार नोट कर लेना, मैं अपना नई ड्राइंग बुक ले रहा हूँ। क्या था 150x30, तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ये 150 और ये मेरा 30, तो मेरा ऐसा कुछ फिगर बना रेक्टेंगल। और मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो भैया ये 150 मैंने ले लिया और ये मैंने 30 ले लिया, ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, पहली बात वो है। तो जैसे हमने पहले लिखा था 150x30, तो जो पहले का जो अंक है हमारा, पहले की जो फिगर है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ की जाती है, बाकी वाली होती है वो वर्टिकल होती है। यानी कि 150x30 हमारा सही क्या हुआ, ए हो गया। और अभी बाद में कोई तीसरा भी जुड़ गया इसमें 20 वाला, तो वो क्या होगा, 3D में बनेगा हमारा क्यूब जैसा। और उसकी जो चौड़ाई होगी, यानी कि जो इसका थर्ड डायमेंशन होगा, उसकी जो हाइट होगी वो कितना रहेगा 20। तो वो हमको बताती है हाइट। समझ गए। अब भी मैं जब भी आपको ड्रॉ करने को बोलूँ कि 200x300 का रेक्टेंगुलर ड्रॉ करो, तो जो 200 होगा वो उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही होगा, 300 होगा वो उसका वर्टिकली होगा, और जो बाद में उसके बाद अगर हाइट दी गई है तो वो हाइट होगा। समझ रहे हो आप।
एक बात ध्यान से ले लेना। तो बात फिर से हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड की ओर से। तो स्टैंडर्ड हमने इसलिए किया कि जो दुविधा आ रही थी एक दूसरे को रिप्रेजेंटेशन करने में, उसके वो खेद मिटाने के लिए हमने स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड की रचना की है। हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है। फिर बाद में आता है, चलो एक पाए छोटी सी समस्या तो सोल्व हो गई। अब हमको देखना है कि एक हम इंडियन लोग हैं और हम दूसरे देश के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अभी आप बात मान लो, मैं आपको एग्जांपल बेस्ड दे रहा हूँ। हम इंडियन हैं, ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और अमेरिकन है, उसकी टंग लैंग्वेज यानी कि उसकी मातृभाषा इंग्लिश है। तो आप मुझसे हिंदी में बात करोगे, मैं आपको हिंदी में बात करूंगा, हम दोनों को समझ में आ जाएगा। लेकिन हम हिंदी में अंग्रेजों के साथ बात करेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो एक कम्युनिकेशन का वो भी दुविधा हुआ। तो उसके हिसाब से फिर क्या किया कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज दे दी। यानी कि इंग्लिश, आप बाहर की कंट्री में जाओ तो आपको उसकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। मान लो कि आप चाइना में गए और आपको चीनी नहीं आती है, तो आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, वो भी हमें इंग्लिश में समझा देगा, क्योंकि दोनों की कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अभी हम छोटे पाए पे ले ले, हम गुजराती है, हमको गुजराती आता है। हम केरला में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, हमको तमिल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? हम गुजराती में बोलेंगे, वो कुछ नहीं समझेगा, वो तमिल में बोलेंगे, हम कुछ नहीं समझेंगे, तो हम दोनों हिंदी में बात कर लेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो सभी को आती है, हम उसमें बात कर लेंगे, तो हमारा जो कन्वर्जेशन है वो हो पाएगा। वैसे ही कि पूरी दुनिया में ग्लोबल इंग्लिश को क्या माना है, सब लोगों को ऐसा माना है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो हम इंग्लिश है। तो वैसे ही एक ग्राफिक्स के अंदर भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी फिक्स किया है, उसे हम कहते हैं ISO। वो इंटरनेशनल होती है। सभी फील्ड के अंदर एक इंटरनेशनल तो होता ही। वैसे मान लो कि हमको यहाँ पे लेंथ, हम यहाँ पे स्पीड है, हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में मानते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। USA में और बाहर की कंट्री में वहाँ पे माइल में मापते हैं। तो क्या होगा, हमें यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे किलोमीटर में, वो रिप्रेजेंट करेगा माइल के अंदर। लेकिन वो जो है राशि का, वो जो हमारी भौतिक राशि का खेद मिटाने के लिए मीटर है, उसे ऐसा यूनिट दे दिया, ऐसा यूनिट यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वैसे ही ग्राफिक्स के अंदर भी कोई एक इंटरनेशनल है, समझ रहे हो आप। और उसका ये जो कम्युनिकेशन के बीच में दुविधा आती है, उसको मिटाने के लिए हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड है जो स्थापना की है। समझ गए? PPT स्लाइड के अंदर उतना है। अब आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी हम एक हिसाब से ऐसा मान के चल सकते हैं कि कुछ नीति नियम, समझ रहे हो। मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता दिया। स्टैंडर्ड यानी कि फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड यानी कि स्ट्रक्चर, लेकिन नियम। अब मैं आपको इसको एक बिल्डिंग के एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, जमीन से ऊपर तक की 2 माले की 2 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यानी हम क्या फॉलो करेंगे कि हमको बोला गया है कि हमको 7 मीटर तक नीचे जाना है, हमको 7 मीटर तक फाउंडेशन करना है, बीम है तो हमारा एक साइज का ही रहना चाहिए, फिर हमारा जो कॉलम आता है वो भी ये साइज का रहना चाहिए, हमारा जो स्लैब है वो भी ये साइज का, वो सब स्टैंडर्ड में आता है। लेकिन कन्वेंशन या नीति नियम में, उसमें क्या आता है, चलो मैं कोई फ्लोर पे रूम बना रहा हूँ, टॉयलेट बना रहा हूँ, किचन बना रहा हूँ, तो हमारा नियम ऐसा होता है कि हम किचन के अंदर टॉयलेट नहीं रखते हैं, वो एक नियम हो गया। हम बेडरूम के अंदर टॉयलेट रख देते हैं और कॉमन में टॉयलेट रख देते हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है कि किचन के अंदर टॉयलेट है। वो एक नियम हो गया, यानी कि वो एक कन्वेंशन हो गया। आपको दोनों में क्या फर्क है वो मालूम मैं कर रहा हूँ, वो भी आप समझ रहे हो ना कि स्टैंडर्ड और कन्वेंशन में क्या फर्क है।
ठीक है। तो हम कन्वेंशन यानी कि कोई नीति नियम देख लेते हैं। तो कोई कॉमनली एक्सेप्टेड पार्टिकल रूल और मेथड, उसे हम कन्वेंशन कहते हैं। रूल्स और रेगुलेशन को हम कन्वेंशन कहते हैं। कैसा कन्वेंशन? तो ड्राइंग के अंदर हम देखते हैं कि डैश लाइन आर यूज्ड टू द रिप्रेजेंट ऑफ द हिडन लाइन और हिडन फीचर के। इसमें क्या वो बोलते हैं कि जो डैश लाइन है, जो लाइन के बहुत सारे प्रकार हम आगे पढ़ गए, उसमें जो डैश लाइन है वो हम क्यों यूज करते हैं? या हमें कोई इमेजनरी, कोई हिडन पार्ट दिखाना होता है। अभी मान के चलो कि आप अभी लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो आपके फोकस कहाँ पे है? लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन लैपटॉप के पीछे भी शायद तुम्हारा कोई मोबाइल पड़ा है, तो वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन ड्राइंग के अंदर हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? लैपटॉप ड्रॉ करेंगे और वो जहाँ पे मोबाइल की पोजीशन है वहाँ पे डैश लाइन में हम मोबाइल ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लैपटॉप के पीछे मोबाइल है। अगर हम ऐसा दौड़ते हैं कि मोबाइल को हम कंटिन्यूअस लाइन में दौड़ते हैं और लैपटॉप को हम डैश लाइन में दौड़ते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो लैपटॉप है वो हमारे मोबाइल के पीछे है। समझ रहे हो दो क्या फर्क है डैश लाइन में और कंटिन्यूअस लाइन में? सेम है कि डैश लाइन जो है वो कोई हिडन वस्तु, कोई हिडन पदार्थ हमें दिखाना हो, उसके लिए हम डैश लाइन यूज करते हैं। और जो हमें हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल वस्तु है, उसे दिखाने के लिए हम कंटिन्यूअस लाइन करते हैं। हिडन लाइन लोकेशन ऑफ द ड्रिल होल और डायमीटर इन अ व्यू वेयर द होल कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन। मीन्स के हमें क्या दिखाना है? इधर एक पूरा सा हमको इतना ड्रॉ करना है। ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू यानी हम कोई पदार्थ को ऊपर से देखते हैं, और साइड व्यू यानी हम कोई पदार्थ है उसे साइड में से देखते हैं, चाहे वो फिर लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, लेकिन दिखते हैं साइड से। इसका दोनों का एक नाम और है। टॉप व्यू हम उसे प्लान बोलते हैं, और साइड व्यू और फ्रंट व्यू उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। समझ रहे हो? प्लान और एलिवेशन में इतना ही डिफरेंस है। कोई भी पदार्थ को हम ऊपर से देखें तो उसे वो प्लान हो जाता है, और नीचे से देखें तो वो एलिवेशन हो जाता है। तो अभी मान लो कि ये ऐसा साइड व्यू है और यहाँ पे कोई एक होल है। ये जो है वो होल है। ये जो लाइन है डैश डॉट वो सेंट्रल लाइन रिप्रेजेंट करती है। ये डैश वाली जो लाइन है वो क्या है? हिडन। मीन्स के इतनी जो जगह है वहां पे होल है, और ये हम प्लान देख रहे हैं। तो कैसा प्लान है कि ये एक होल है, फिर ऐसा रिंग आता है, उसमें भी ऐसा ही एक होल है, फिर वो रिंग आती है। तो ये हो गया हमारा और टाइप ऑफ व्यूइंग जो हम पीछे पढ़ेंगे जब आइसोमेट्रिक व्यू होगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू, जो 3 टाइप गए ना आगे, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कन्वेंशन यानी क्या है? हमारा ये आज का टॉपिक है जो कन्वेंशन है ए स्लाइड का। तो कन्वेंशन यानी क्या? कि कोई नीति नियम बनाए गए हैं, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो स्टैंडर्ड और कन्वेंशन में आपको शायद मेरी ओर से मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पता चल गया है। और एक और बात, आपको कभी भी मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप रेड एंड व्हाइट एप्लीकेशन थ्रू के जरिए मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपका जो सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड हुआ तो, अगर कोई मैनेजमेंट के रिलेटेड हुआ तो आप मैनेजमेंट टीम को ही पूछना कि एग्जाम कब है, क्या है। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आया, कोई सिलेबस चाहिए, कोई पीपीटी चाहिए, तो मुझे मांग लेना कभी भी। मैं जल्द से जल्द आपका कांटेक्ट करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आता है लेटरिंग। हमने कोई भी चीज़ बनाई, कोई भी चीज़ ड्रॉ करी, तो हम उसमें क्या करते हैं? नाम निर्देशन तो करते हैं। अब जब हम छोटे बच्चे थे तब विज्ञान के अंदर आता था कि आँख की आकृति ड्रॉ कीजिए और नाम निर्देशन कीजिए। तो हम क्या करते थे? आँख पूरी ड्रॉ करते थे और उसमें सब जगह उसका नाम निर्देशन करते थे कि भैया ए पार्ट से वो नेत्र पटल है, कर्ण पटल है, वो कुछ आता था, मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन वो हम नाम निर्देशन करते थे।
तो नाम निर्देशन के लिए हम कैसे करते थे वो मैं आपको बता दूं। मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। मैं अभी यहाँ पे है ना आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाता हूँ। चलो चलो ये मैंने फिगर ड्रॉ की, कोई कार्टून जैसा लग रहा। अब मैं तो फिगर तो मैंने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे चलो उसका वो जो शर्ट पहना है उसका हम हुक दे देते हैं, बटन दे देते हैं, पॉकेट भी रख देते हैं साइड में। यहाँ तक उसकी स्लीव हो गई। फिर ऐसा कोई उसका हाथ आ गया, ये उसकी आँख थे, ये उसका नाक और ये उसका चेहरा। चलो ऐसा मैंने एक कार्टून बना दिया है। मैंने बना तो दिया, अब मुझे उसका क्या करना है, उसका नाम निर्देशन करना है कि अलग अलग पार्ट है वो क्या है। समझ रहे हो? मान लो कि यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल बताया है, मैं बोलता हूँ कि वो उसने जो खमीज पहनी हुई है उसके बटन है। तो मैं ऐसा क्या करूँगा, ऐसा एरा ड्रॉ करूँगा, बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो है वो क्या है, बटन है। अब मुझे ये भी बताना है कि बटन कौन सी साइज के है। तो मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि मान लो कि 2 mm डायामीटर की साइज का है। ये जो सिंबल है वो क्या बताता है, कोई भी सर्कल का डायामीटर बताना हो तो ऐसा ए वाला सिंबल होता है, इसे हम फाई कहते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। चलो मैं इसको बोल दूँ, ये उसका क्या है कि उसका फेस है। तो मैंने ऐसे नाम निर्देशन किया। इसे मैंने कहा कि भाई इसका शर्ट है, ये उसका पैर है। तो ऐसे मैंने नाम निर्देश किया, उसका नामकरण किया। मीन्स के उसका नामकरण करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी, तो मुझे एरा की जरूरत पड़ी, ये जो एरो है वो, और दूसरा लेटर की जरूरत पड़ी। तो अगर कोई भी चीज हो, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी मकान बिल्डिंग हो, यानी कि कोई भी ड्राइंग हो, तो उसमें हमको क्या है, ड्रॉ तो कर दिया लेकिन उसे बताना भी पड़ेगा ना। तो ये जो चीज है वो मैंने ए ड्रॉ करी है, उसका नाम करना पड़ेगा। ये पूरा का नाम मैंने एक कार्टून लिखा है, तो मैं ऐसा उसके नीचे या ऊपर ऐसा कार्टून भी लिखता हूँ, तो सबको पता चले कि भाई ये कोई भी फिगर है वो कार्टून की है। और वैसे भी आप कोई भी फिगर अगर बुक में या कोई भी जगह पे देखते हो तो फिगर का नाम क्या है वो उसके नीचे रहता है, और फिगर के अंदर क्या क्या आता है वो सब ऐसा एरो ड्रॉ करके उसके बगल में या भीतर में दिखा देता है। तो अब बात हो गई हमको क्या क्या जरूरत पड़ी, एक तो एरो की और लेटर की। तो लेटर के लिए भी रूल्स है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं बड़े बड़े अक्षर में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके ऊपर भी आ जाता है मैं जो लिखता हूँ वो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उसके लिए भी कन्वेंशन यानी के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे, लेटरिंग। तो क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ द टाइटल, डायमेंशन, कोई नोट्स लिखना है वो, या अदर कोई इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर और ड्राइंग इज लेटरिंग। और हमको जो भी लिखना होगा तो हम लेटर के माध्यम से ये लिख सकते हैं। मान लो जैसे हमें कुछ बोलना है तो हम क्या शब्दों के माध्यम से बोल सकते हैं, तो लिखना होगा तो हमको लेटर ही चाहिए। तो लेटर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है सिंगल स्ट्रोक लेटर, उसमें फिर 2 आता है, वर्टिकल और इंक्लाइन। फिर आता है अलग अलग प्रकार के लेटर्स आते हैं, जैसे आएंगे हम पढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन में सिंगल स्ट्रोक लेटर, तो क्या होता है, द थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर इज ऑब्टेन इन अ 1 स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल, रिकमेंडेड बाय BSI। BSI क्या है, हमारा
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। तो हम जो लेटरिंग कर रहे हैं वो पेंसिल के एक स्ट्रोक के अंदर ही कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर। उसका एग्जांपल पीछे दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें दो टाइप है, वर्टिकल और इंक्लाइन। इंक्लाइन यानी कि हम जो टेढ़े अक्षर में लिखते हैं वो 75 एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। मान लो कि मैं ऐसे लाइन में भी लिखता हूँ, चलो मैं ऐसे एम लिखा और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम टेढ़ा, तो वो दो हो गए, वर्टिकल और इंक्लाइन। द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ varies, but in the most cases it's 6/5। अब ये क्या है वो मैं बता दूं आपको। अब ये मैं कार्टून मिटा देता हूँ, चलो भाई टाटा बाय बाय। अभी मैंने टेक्स्ट लिख दिया कोई भी मेरे हिसाब से। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो हाइट होती है हमारे, ये जो मैंने जे इधर आते, ये जो मैंने बी लिखा है उसकी हाइट और विड्थ वो किस रेशियो के नज़दीक होनी चाहिए, 6/5। इन शॉर्ट आप उसको 6 मीटर लंबा लिखते हो तो आपकी उसकी चौड़ाई भी 5 मीटर रखनी है। 6 mm लंबा रखते हो तो चौड़ाई भी उसकी कितनी आनी चाहिए, 5 mm। यानी कि 6/5 का जो हमारा रेशियो है वो रहना चाहिए, उसके आसपास रहना चाहिए। फिर आता है लेटरिंग इज जनरली डन इन अ कैपिटल लेटर। जो भी हम लेटरिंग करेंगे हमारी शीट के अंदर, ड्राइंग के अंदर, वो हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, कैपिटल के अंदर ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। कोई भी लोअर केस हम जनरली यूज नहीं करते हैं। तो लोअर केसेस लेटर आर जनरली यूज इन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अगर कोई आर्किटेक्ट अपना ड्राइंग यूज करता है तो उसमें वो लोअर केस इस्तेमाल करता है, लेकिन हम जो हमारा कोई भी सीट आर्किटेक्चर ड्राइंग के अलावा कोई भी सीट होगा उसमें हम कैपिटल अक्षर ही यूज करेंगे। द स्पेसिंग बिटवीन द टू लेटर्स शुड नॉट बी नेसेसरियल इक्वल। के दोनों दो लेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसका कोई नेसेसरी इक्वल, दोनों इक्वल रहे, वो वैसी कोई नेसेसरी है नहीं, हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। The letters should be so placed that they do not appear too close together and too much far। मीन्स के हम ऐसा नहीं कि दो लेटर एक बीजा के अंदर घुस जाए, उतने पास में भी नहीं लिखना है और दो लेटर एक दूसरे से बहुत दूर हो, ऐसा भी नहीं रखना है। दो लेटर के बीच में स्पेसिंग हमें बन सके तो कैसी रखनी है, एक जैसी रखनी है। The distance between the word must be uniform and at least the equal to height of the letters। यानी कि हम कोई 3-4 कहाँ गया हमारा, हम देखो एक वर्ड बन गया तो वर्ड एक शब्द के अंदर ऐसा नहीं है कि पहला लेटर मैंने बड़ा किया फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा, ऐसा नहीं। सभी का डायमेंशन जो है वो सेम रहना चाहिए, सभी के बीच में भी जगह सेम रहे, ऐसा हमारी ओर से रहना चाहिए। कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। लेटरिंग एक्सेप्ट द डायमेंशन फिगर शुड बी अंडरलाइन टू मेक देयर मोर प्रोमिनेंट। और कोई लेटर है, कोई वर्ड है जिनको हमें हाईलाइट करना हो तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर ये अल्फ़ाबेट की साइज है कि आप मेन टाइटल्स दे रहे हो तो 6 से 8 mm तक, सब टाइटल दे रहे हो तो 3 से 6 mm तक, कोई नोट लिख रहे हो तो 3 से 5 mm तक, और ड्राइंग नंबर दे रहे हो तो वो सबसे बड़ा 10 से 12 mm तक। ये हो गया लेटरिंग। हम लेटरिंग नेक्स्ट चैप्टर में से फिर से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको अटेंडेंस का क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या दूँ, अटेंडेंस आप करवा लेना, असाइनमेंट सबमिट कर दें। तो मैं आपको क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन मेरी ओर से क्या रहेगा मैं ढूंढ लेता हूँ। चलो मैं इसमें से ही दे देता हूँ। साइज ऑफ टाइटल बॉक्स की साइज क्या होती है,
शीट, फिर दूसरा मैं आपको देता हूँ मार्जिन अराउंड द शीट की बॉर्डर पे हम जो मार्जिन रखते हैं वो क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइटल बॉक्स हम जो डोरते हैं शीट के अंदर तो उसका साइज क्या होता है वो, पर जो हमारा मार्जिन है यानी कि हम जो बॉर्डर करते हैं, मैंने आपको बताया थी कि लेफ्ट साइड पर हम 30 mm छोड़ देते हैं और बाकी के जो भी साइड बचे वहाँ पे 20 mm तक छोड़ के हम बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और लेटरिंग से हम स्टार्ट करेंगे। शायद वो लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म भी हो जाएगा और फिर हम उनके पीछे के लेक्चर से हम हमारा चैप्टर जो है नया वाला वो स्टार्ट कर सकेंगे। तो इधर तक रखता हूँ, आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करके आप अपनी अटेंडेंस करवा लेंगे। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे आप एक मैसेज कर सकते हो।